नाज़रीन आदाब, खुसूसी पेशकश के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, लगातार पिछले कुछ दिनों से गाजा सुर्खियों में रहा और कल रात ये खबर आई कि इस्राइल और हमास के बीच जंग बंदी मुआहिदा हो गया है। लेकिन क्या ये मुआहिदा देर पा रहेगा? इसमें क्या कुछ अवामिल कार फरमा रहे? कितने बेकसूर लोगों ने, कितनी बेकसूर खवातीन ने, कितने मासूम बच्चों ने अपनी इसमें जानें गंवाई? इन्हीं तमाम चीज़ों का आज हम अहाता करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं इस्राइल और हमास के बीच जंग बंदी मुआहिदे की। गजा के आसमान में इस्राइली लड़ाका तैयारों की घनगरज, फिजा के सुकूत को चीरती धमाकों की आवाजें, चीखों पुकार, हलाकतों और तबाहकारियों का सिलसिला थम सा गया है। इस्राइल और हमास के बीच जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया है। आलमी बिरादरी ने जंगबंदी मुआहिदे का भी खैर मकदम किया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इस्राइल और हमास के दरमियान जंगबंदी, 11 दिनों के बाद फरीकैन का जंगबंदी पर इत्तेफाक। अमेरिका समेत आलमी बिरादरी ने मुआहिदे का किया खैर मकदम। जंगबंदी मुआहिदे के बाद फिलिस्तीन में मनाया गया जश्न। हमले में अब तक 240 से ज्यादा हो चुकी हैं हलाकतें। गजा में जश्न का माहौल है। शहरी हाथों में कंदील लिए बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी की और खुशी का इजहार किया। ये जश्न और खुशी इस्राइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के ऐलान और उस पर अमल दरामद शुरू होने के नतीजे में मनाई जा रही है। ग्यारह दिनों के हमलों और खूनरेजी के बाद इस्राइल और हमास के दरमियान जंगबंदी हो गई है। फरीकैन गैर मशरूत जंगबंदी की मिस्री तजवीज़ पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमेरिका और आलमी बिरादरी ने भी जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम किया है। इसराइल की मकामी मीडिया का दावा है कि काबीना ने अमेरिका की तरफ से शदीद दबाव के बाद जंगबंदी का फैसला किया। I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. I also appreciate the contributions of other parties in the region who have been engaged in working toward the end of hostilities. These hostilities have resulted in the tragic deaths of so many civilians, including children. And I send my sincere condolences to all the families, Israeli and Palestinian, who have lost loved ones, and my hope for a full recovery for the wounded. The United States committed to working with the United Nations, and we remain committed to working with the United Nations and other international stakeholders to provide rapid humanitarian assistance and to marshal international support for the people of Gaza and the Gazan reconstruction efforts. 11 दिनों तक हमलों और जवाबी हमलों के नतीजे में गजा में 232 फिलिस्तीनी जाबहक हुए। उनमें 65 बच्चे भी शामिल हैं। तकरीबन 2000 फिलिस्तीनी जख्मी हुए। इन हमलों के नतीजे में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हुए, जो स्कूलों और दीगर जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। हमलों और जवाबी हमलों में इसराइल में 12 अफराद हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इसराइली और फ़लस्तीनी क़यादत की जिम्मेदारी है कि जंग के बुनियादी असबाब पर गौर करने के लिए बातचीत करें। I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones.
I commend Egypt and Qatar for the efforts carried out in close coordination with the UN to help restore calm to Gaza and Israel. And I call on all sides to observe the ceasefire. उधर हमास ने इसराइल की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी को फिलिस्तीनी आवाम की जीत और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की शिकस्त बताया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी कराने में मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा ने मरकजी किरदार अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब हम सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र सचदेव जी, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ मुहिब्बुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और तनवीर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर हैं आलमी उमूर के। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खुसूसी पेशकश में। सबसे पहले रविंद्र सचदेव जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे, किस तरह से देखेंगे आप इस जंगबंदी को? देखिए, पहली बात तो ये है, कभी भी शांति हो उसको वेलकम करना चाहिए। तो पहली बात ये है कि ये जो सीज फायर हुई है, इसके लिए एक ये अच्छी डेवलपमेंट है, ये पूरी ट्रेजेडी की है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सीज फायर हुई है, ये एक तरह का भी रुकाव है और इसी तरह का मामला आगे जाके फिर स्पार्क हो सकता है। परंतु मेरे विचार से अभी जो हुआ है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट अभी पावर में आई है कुछ महीनों पहले ही जी। और पहली बार उसको इजराइल मिडिल ईस्ट को लेकर के इतना सीरियस एनालिसिस करना पड़ा है। तो अगर आप देखेंगे, एक तरफ तो अमेरिका अपनी पूरी दुनिया की ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी को रीइवैल्यूएट कर रहा है, चाइना के साथ कैसे होगा, डेमोक्रेसी को हम दुनिया में कैसे प्रमोट करेंगे, अमेरिका जेन्युइनली उसमें वापस जाना चाहता है। और इसी बीच में जब इजराइल और मिडिल ईस्ट पैलेस्टीनियन इश्यू का मामला उठा, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पैलेस्टीनियन सिचुएशन को लेकर के बाइडेन ज्यादा केयरफुल और ज्यादा अटेंशन पे करेंगे, क्योंकि अभी तक अमेरिका अपनी डोमेस्टिक पे फोकस करी हुई थी। दूसरी बात, ट्रंप के दौरान जो ये एब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए थे, जिसके चलते इजराइल का कुछ देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खुले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, बहरीन के साथ और देशों के साथ। ट्रंप साहब की स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर इजराइल के रिश्ते अरब देशों से अच्छे हो जाएंगे तो पैलेस्टीन का जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा। परंतु जो असलियत निकल के आ रही है, इजराइल की अगर अच्छी रिलेशंस बन रहे हैं यूएई से या बाकी देशों से, उसका पैलेस्टीनियन सिचुएशन का ऑन द ग्राउंड फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो मुद्दे हैं, वहां की जो इश्यूज हैं, वो पैलेस्टीनियन लोग उन इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये एक तरह से ये जो स्ट्रैटेजी थी कि जिसके चलते इजराइल के बाकी देशों के साथ, अरब कंट्रीज के साथ रिश्ते बढ़ेंगे, तो गाजा में और ईस्ट जेरूसलम में और पैलेस्टीनियन इशू को सॉल्व हो जाएगी, वो गलत साबित हुआ है काफी हद तक। तीसरी बात यह है कि इजराइल एक तरह से एक्सपेंशनिस्ट है, डेफिनेटली यस, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, बाय द वे एक चीज और हुआ है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का क्या कहें, इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस कम हुआ है जी, क्योंकि ऑफिशियली तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ना पावर में, ओके, वेस्ट बैंक में। हमास तो एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। परंतु इसके चलते ये हुआ है कि, और पिछले 11-12 दिन में आप जो भी देखेंगे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कोई खास स्टेटमेंट्स नहीं आई, उन्होंने कुछ खास रोल प्ले नहीं करा। तो हमास और हमास की आइडियोलॉजी और हमास की जो इश्यूज हैं वो ज्यादा फोरफ्रंट पे आ गई हैं, और हमास इसको लेकर के इनफैक्ट पूरा मुद्दा, आधा मुद्दा तो ये हुआ ना कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो इलाका है, वहां पे अरब्स के साथ, पैलेस्टीनियन के साथ उनके साथ उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनकी सेटलमेंट्स निकाली जा रही है, वहां मॉस्क का मुद्दा था इत्यादि। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने उस मुद्दे को ऊपर नहीं उठाया या जितना भी उठाया, परंतु हमास ने उस पर एक्सट्रीम स्टेप लेके वायलेंस कर दिया। तो इसके चलते कुछ हद तक तो मुझे ये भी लगता है कि हमास की पब्लिक, आप क्या कहें, नॉट सपोर्ट बट पब्लिक माहौल बड़ा है एट द एक्सपेंस ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑल्सो। जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर तनवीर अहमद साहब भी मौजूद हैं। तनवीर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे भी ये जानना चाहेंगे, 11 दिन की खुरेजी के बाद बिलाखिर कल शब से जो है थोड़ा सा सुकून दिखाई दिया, लेकिन क्या ये आपको देरपा लगता है?
देखिए, ये देरपा होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा खुद इजराइल पर, फिर आलमी बरादरी पर, यूएनओ पर, अमेरिका पर। कई इसके फैक्टर्स हैं, कई स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि इजराइल की पॉलिसी क्या होगी। इजराइली अपने सेटलमेंट्स करना कम कर देगा। यरूशलेम का क्या मामला होगा। यरूशलेम में जो सेटलमेंट्स को वो बढ़ा रहा है, उस बैतुल मक़दस के अतराफ जो सेटलमेंट्स को बढ़ा रहा है, ये पहला अहम इश्यू है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वहां पीस कायम नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक तरफ तो बात पीस की होती है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और बड़े ममालिक जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजरायली पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, इजराइल को रोकते नहीं हैं, और जो माहदात माजी में हुए हैं उन माहदात की पासदारी नहीं होती है, और अपनी एग्रेसिव पॉलिसी और अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को इजराइल जारी रखे हुए है। फिर तीसरी तरफ, जैसा कि अभी बात आई कि अरब दुनिया से इजराइल के ताल्लुकात इसलिए बढ़ाए गए कि फलस्तीन में अमन कायम हो, तो तीसरा फैक्टर ये है कि अरब दुनिया का मामला इजराइल के साथ कैसा होगा, इजराइल को कितना वो इन्फ्लुएंस कर सकेंगे कि वो अपने आप को कंटेन करे। तो ये तीन अहम बातें हैं जिसको लेकर मुस्तकबिल में फलस्तीन में अमन और पीस का मामला होगा। जी, हमारे साथ मुहिबुल हक साहब भी मौजूद हैं जो कि माहिर हैं आलमी उमूर के। मुहिबुल हक साहब, जिस तरह से हम सुबह भी बात कर रहे थे कि अभी बहुत कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, अभी इंतजार करना होगा, और आगे इस्राइल की क्या कुछ पॉलिसीज रहती हैं, उसका क्या लायामल रहता है, इस पर भी बहुत कुछ मुनहसिर करेगा। आपका तज्जिया। देखिएगा, 1948 से लेकर के 2021 तक हम देखें तो इजराइल की जो पॉलिसी रही है वो एक मिलिटरिस्ट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है। एक तरफ डिसआर्म्ड यानी पैलेस्टीनियंस हैं जिनको सॉवरेन नेशन स्टेट का दर्जा भी हासिल हो गया, तो ऐसी हालत में ना वो अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स तो रख ही नहीं सकते। तो डिसआर्म्ड लोग हैं जो सिर्फ एक जिसे कहते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ जज्बे की बुनियाद पे है। एक नहायत ही ऐसी कंट्री के जिसके पास वेपन्स हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं अपने जेन्युइन राइट के लिए। इजराइल का जहाँ तक ताल्लुक है उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को या जो इलीगल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी है उसको ख़त्म कर देगा, मैं ये समझता हूँ कि ये खाम ख्याली है। उसकी वजह यह है कि अगर यूनाइटेड नेशंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है इस पूरे डिस्प्यूट में, अगर उसमें कोई रेजोल्यूशन आता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तकरीबन समझिए 47-48 बार वीटो कर चुका है इजराइल के फेवर में। तो ऐसी हालत में जो इंटरनेशनल बॉडी जो इसको एड्रेस करते थी उसको भी उसकी भी वर्किंग खत्म कर देता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी पुष्टपनाही की वजह से इजराइल की। तो ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इजराइल बाज आएगा। ये अनईजी काम है, थोड़े दिनों बाद फिर इजराइल ऑक्यूपेशन की तरफ जाएगा, फिर इस तरह की हरकतें करेगा, और जो पैलेस्टीनियन है वो किसी ना किसी तरह से रेजिस्ट जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। रविंद्र सचदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है, इस पूरे मामले में उनका कितना इंटरफेरेंस आप देखते हैं? दो चीजें मैं इनफैक्ट पहले मुझे कहना चाहिए था, ये जो पूरा मामला है सुलटेगा नहीं जब तक कि दोनों साइड्स इस फिलॉसफी पे नहीं आ जाएंगे कि लिव एंड लेट लिव। ठीक है, वो आता भी जल्दी दिख नहीं रहा है। अभी बात हो रही थी इजराइल, देखिए इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी जैसे आपके सारे जानकार जानते हैं काफी हद तक ज्यादा नेशनलिज्म, राइट विंग उस तरह की बढ़ गई है। तो इजराइल से ये एक्सपेक्ट करना कि अपनी पॉलिसीज बदलेगा अभी इमीडिएट फ्यूचर में चांस कम है। अभी सीज फायर हो गई है, रुक गई है, बट आगे उसी माहौल पे रहेगा अनलेस दुनिया का प्रेशर ज्यादा आए। अब आते हैं आपकी बात जो बाइडेन पे। देखिए जो बाइडेन इस समय वेरी राइट फूक फूक के बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है अपना सारा फोकस उनका फिलहाल है अमेरिका के अंदर, अमेरिका का कोविड एपिडेमिक को सॉल्व करवाना एंड इकोनॉमी। उसके बाद उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है चाइना को लेकर, चाइना से कैसे करना है। तो ये जो इजराइल पैलेस्टीनियन हुआ तो बाइडेन तो एक तरह से चाहते हैं, अवॉइड करना चाह रहे थे कि ये ना हो उनके लिए। क्योंकि दूसरी बात एक और है, देखिए अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी
जो जूविश अमेरिकन है, जो एक लॉबी है जो इजरायली एक्शन नेतन्याहू को सपोर्ट करती है, पर याद रखिए अमेरिका के अंदर भी जूविश कम्युनिटी में दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप नेतन्याहू जो कर रहे हैं उसको 100% सपोर्ट करते हैं, बट काफी सारा जूविश तबका है अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो कि नेतन्याहू के काफी खिलाफ है। परंतु जो भी हो, मिला जुला उसका असर अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन प्रेसिडेंट पे आ जाता है कि इजराइल के साथ बहुत ही केयरफुली उन्हें हैंडल करना है। परंतु मैं एक बात ये कहूंगा, मेरे विचार से अभी देखिए ये बाइडेन की शुरुआत है अपनी टर्म की, राइट? तो इस समय वो जो भी कदम ले रहे हैं डेफिनेटली फोकस ले रहे हैं। एट द सेम टाइम जो वो कदम ले रहे हैं ये काफी सॉलिड रहेंगे और ये इरिवर्सिबल रहेंगे एक तरह से। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बाइडेन अभी चाहे फिलहाल ज्यादा टेंशन नहीं देंगे, सीज फायर हो गया ठीक है, परंतु जब भी अमेरिका री एंगेज करेगा इजराइल के साथ वो इजराइल को अमेरिका काफी ज्यादा प्रेशराइज करेगा। नेतन्याहू और इजराइल की पॉलिसीज की अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। जी जी, जिस तरह से ये काफी एक्टिविटीज करते हैं, तो अमेरिका अभी टाइम लेगा। परंतु उसके बाद देखिए अभी जैसे बाइडेन की अभी आप ही प्ले कर रहे थे स्पीच, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कम्युनिटी और हम पैलेस्टीनियन पीपल को एड देंगे ह्यूमैनिटेरियन इस क्राइसिस में राइट अवे। तो अमेरिका इस समय प्रयास ये करेगा, दुनिया में हर जगह उसका प्रयास है अमेरिका का ये है कि डेमोक्रेसी को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के अमेरिका ज्यादा स्ट्रांगली खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका की प्रॉब्लम है कि अमेरिका के अपने देश के अंदर ह्यूमन राइट्स की इश्यूज हो गई हैं, ब्लैक्स की और कम्युनिटीज की एटसेट्रा, राइट? तो अमेरिका को खुद ये दिखाना है कि मैं एक ऐसा देश हूं जहां मेरे देश के अंदर ह्यूमन राइट्स भी ठीक से रिस्पेक्ट होते हैं और दुनिया भर में भी। परंतु उसमें प्रॉब्लम ये आती है जब आप दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करने जाते हैं तो आपकी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट काम पे आ जाते हैं, तो आपको वो पे डांस करना पड़ता है कि कैसे किसी के लिए तो आप टेररिस्ट कहेंगे, किसी को आप फ्रीडम फाइटर कहेंगे। तो बाइडेन फिलहाल अभी कुछ टाइम लेंगे मेरे विचार। जी बिल्कुल। और तनवीर अहमद साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने ये भी देखा कि इन 11 दिनों में इतनी खुरेजी के बाद, इतने मासूम लोगों की हलाकतों के बावजूद जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक ख़ासतौर से अरब की भी अगर हम बात करें तो एक खामोशी छाई रही। इसके बरक्स हम ये भी देखते रहे कि जो मगरिबी ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों ने कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के खिलाफ सड़कों पर निकलकर अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन एक जानिब जहां से आवाज उठनी चाहिए थी, वहां की खामोशी क्या कुछ मायने रखती है? जी, इस बात को तो सारे लोगों ने महसूस किया। आपने कहा कि अरब ममालिक के अलावा दीगर ममालिक में एहतजाज हुए और इजराइल के खिलाफ बहुत सारे प्रोसेशंस निकाले गए और इंसानियत की बात हुई, हक की बात हुई, पर्टिकुलरली वेस्ट में, अमेरिका में। हाँ, कुछ मुस्लिम ममालिक शामिल हैं जिन्होंने इस पर एहतजाज किया, बिलखुसूस तुर्की, ईरान और चंद ममालिक हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया। लेकिन अरब ममालिक इसमें जरा सा रोल उनका बहुत ही जैसा मतलूबा होना चाहिए वैसा नहीं रहा। ये और बात है कि ओआईसी ने रेजोल्यूशन पास किया और ओआईसी ने दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन जो रोल कम से कम हिंदुस्तान ने प्ले किया, वहाँ हमारे जो यूएन में परमानेंट एम्बेसडर हैं, उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया और फिर नेतन्याहू ने अपने फ्रेंड ममालिक में हिंदुस्तान को शामिल नहीं किया, ये एक स्ट्रांग मैसेज जाता है इंडिया की तरफ से। तो अरब ममालिक के बनिस्बत इंडिया का रोल इस मामले में बेहतर रहा। यकीनन दुनिया ये चाहती है कि अरब ममालिक भी अपना प्रेशर बनाए रखे, लेकिन अपनी उनकी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और आप जानते ही हैं कि बेशतर अरब ममालिक अपनी फॉरेन पॉलिसी किन के इशारों पर बनाते हैं। तो जहां से जैसे इशारे मिलते हैं उसी एतबार से अरब ममालिक की फॉरेन नीति और फॉरेन पॉलिसी बनती है। ये फॉरेन पॉलिसी बनाने के मामले में ऐसा लगता है और लोग लिखते पढ़ते भी हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है जितना कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी जी, तो ये बात है मेरा। जी, हमारे साथ मुहिब्बुल हक साहब भी मौजूद है। मुहिब्बुल हक साहब, शुरू से ही हम देखते रहे हैं कि जब भी फिलिस्तीन का नाम आता है यासिर अराफात का नाम जरूर लिया जाता है, और खासकर एक ऐसे वक्त में
उनकी ज़रूरत बहुत महसूस की जाती रही। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो यासिर अरफात हैं उनका हम ये कहेंगे कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक में बतौर ख़ास जो सिचुएशन थी उसमें उनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। वेस्ट में आप जानते हैं कि अमेरिका ने तो उनको वीज़ा तक डिनाई कर दिया था यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग अटेंड नहीं करने देने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यासिर अरफात अमेरिका और बहुत सारे जो इजराइल के हलीफ ममालिक हैं उनके लिए वो दहशतगर्द की हैसियत रखते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यासिर अरफात की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप को भी डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई थी। आज की डेट में अगर आप कहेंगे कि पैलेस्टाइन में लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप है, लेकिन लीडरशिप को डीलेजिटिमाइज किया गया है। बेसिक राइट, जो बेसिक बात यह है कि पैलेस्टाइन का जो पहला हक है वो है उसे एक सॉवरेन नेशन स्टेट की हैसियत से रिकॉग्नाइज करना। जी। जब कोई सॉवरेन नेशन स्टेट की हैसियत से रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उसके अख्तियारात, उसके पावर्स, उसकी शमूलियत इंटरनेशनल बॉडीज में सब बढ़ जाती है और उस नेशन का अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। इंडिविजुअल मानी नहीं रखते, इंडिविजुअल से ज़्यादा जो मानी रखता है वो नेशन स्टेट, यानी उस एक खित्ते का या उस पीस ऑफ लैंड का स्टेटस क्या है। तो हम ये देखते हैं कि उस पीस ऑफ लैंड का जो स्टेटस है उसमें कोई भी लीडरशिप हो, बहुत ही जहां दीदा, बहुत ही दूरंदेश लीडरशिप भी होगी तो उसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं होगी कि उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती है। तो ऐसी हालत में यकीनन आप ये कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन में यासिर अरफात को याद किया जाता है क्योंकि वो हीरो रहे हैं एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन स्ट्रगल के। लेकिन जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन स्ट्रगल हो, चाहे वो पीसफुल हो, चाहे वो आर्म्ड स्ट्रगल हो, जो भी हो, या आर्म्ड रेजिस्टेंस हो, उसको तो आज की डेट में जिस तरह से देखा जाता है या जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है उसे एक टेररिस्ट मूवमेंट की हैसियत से ये प्रोजेक्ट किया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी तरफ इजराइल की जो एट्रोसिटीज हैं उसे एक सॉवरेन नेशन स्टेट का राइट टू डिफेंड इटसेल्फ की हैसियत से देखा जाता है। तो जब ये नैरेटिव सेट हो जाता है, उस नैरेटिव में जो रेजिस्टेंस है उसको डेलिजिटिमाइज करना और एट्रोसिटीज को लेजिटिमाइज करना, ये अपने आप में एक बड़ा मसला है। जी, रुबिन सजीदी, आपसे जानना चाहेंगे यूनाइटेड नेशंस, यूएन का कितना रोल आप इसमें देखते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि एंटोनियो गुतरेस के बहुत सारे बयानात आते रहे, साफ तौर पर वो कहते रहे कि ये जो खुरेजी है ये अब रुकना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन का कितना अहम रोल इस तरह के मामलात में? ऑनेस्ट सिचुएशन देखिए तो यूनाइटेड नेशंस की कोई रोल नहीं है, कोई पावर नहीं है। क्या इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशंस? ऑनेस्टली अगर आप देखें, यस, होप हमारी ये और होना ये चाहिए यूनाइटेड नेशंस है इसलिए कि दुनिया के मसलों को सॉल्व किया जाए यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये अभी भी जो हुआ ये केवल हुआ कि अमेरिका और जो बाइडेन ने प्रेशर डाला इजराइल पे। अगर अमेरिका प्रोएक्टिव रोल ना प्ले करता तो यूनाइटेड नेशंस के आपके सेक्रेटरी जनरल स्टेटमेंट देते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये ट्रेजेडी चल रही है हमेशा। तो यूएन तो एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूएन का तो मेजर रिफॉर्म चाहिए। यूएन आज की तारीख में दुनिया में किस मसले पे लीडरशिप ले पाता है? बर्मा में, आपका म्यांमार में जो हुआ उसमें यूएन कुछ करा है? राइट। आप कहीं भी देख लीजिए जो मतलब अगर हॉटस्पॉट हो तो यूएन बहुत ही टूथलेस वीक हो गया है। और एक और चीज हो गई, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पे जो 5 मेन प्लेयर्स हैं, अब उनमें से 4 एक तरफ हो गए और चाइना को उन्होंने अलग थलग कर दिया है। तो अब तो यूएन की इनफैक्ट वीकनेस और ज्यादा बढ़ गई है। बट आई स्टिल से ये बात नहीं है कि यूएन को हमेशा ऐसा रहना चाहिए। यूएन को तो टोटल रिफॉर्म होना चाहिए। इनफैक्ट हमें तो एक बहुत पावरफुल यूएन चाहिए आज की तारीख में दुनिया में जो हालात हैं। परंतु कमिंग बैक टू दिस इश्यू ऑफ पैलेस्टाइन, इसमें देखिए इजराइल की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इस समय, हमें रियलाइज करना है कि इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा काफी हद तक राइट की तरफ शिफ्ट हो गई है। एक जमाना जब ये होता था जब नेतन्याहू को ज्यादा राइट में माना जाता था, आज की तारीख में नेतन्याहू को मॉडरेट में माना जाता है। आप समझ रही हैं? आई मीन, तो इजराइल की जो पॉपुलर ओपिनियन है, अब जो भी है उनकी पॉपुलर ओपिनियन है, उनका देश है, उनकी पॉलिटिक्स है, उसका इन्फ्लुएंस है, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। और उसी के चलते ये जो हम सारा देख रहे हैं जो रोल प्ले आउट हो रहा है, तो इसका एंड गेम तो कुछ पता नहीं क्या हो, बट बेसिकली जो रास्ता फॉरवर्ड वही है, सीज फायर है, कोई एक स्टेटस को तरीके का रहे। बट असलियत तो ये कि इजराइल है वहां पे पावरफुल नेशन है, एक तरह से बुली भी है। डेफिनेटली इजराइल बुली करता है। और जो मुद्दे आपके भी अर्लियर पैनल से बनाए, जो इमोशनल एंड
लॉजिकल पाथ्स हैं, बट उन चीजों को इन फ्रंट ऑफ रियल पॉलिटिक्स, रियल सिचुएशन के सामने वो कहीं स्टैंड नहीं करती है सिचुएशन। कितना भी आप एम्पथाइज करते रहिए, समझते रहिए कि क्या पैलेस्टीनियंस का कॉज है, बट असलियत सैडली दुनिया में ये है कि इस समय माहौल ऐसा ही चलेगा और इजराइल का अपर रहेगा। जी, आपने बहुत ही ऑनेस्टी और बहुत ही बेबाकी के साथ एक तल्ख हकीकत हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। और मुहिबुल हक साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे यूएन का क्या रोल आप देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, पहले भी हम देख चुके हैं कि इस तरह की जो सीजफायर होते हैं उसके बाद फिर से रिहायशी इलाकों पे हमला किया जाता है, फिर से मासूम लोग मारे जाते हैं, फिर से दुनिया कंडेम करती है, दुनिया इसको बार बार कहती है कि ये गलत है, लेकिन वही तस्वीर बार बार हमारे सामने आती है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की यूनाइटेड नेशंस में ज़रूरत है। 1945 के बाद जो विक्टर्स जस्टिस जिसे कहते हैं वैसे ही हुआ कि 5 बिग बॉसेस क्रिएट किए गए जिनको वीटो पावर दिया गया, और ये कहा गया कि ये जो रियलिटी है इंटरनेशनल रिलेशंस के उसके मुताबिक इन 5 पावर्स को वीटो पावर देना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिकल रियलिटीज या पूरे इंटरनेशनल एरिना की रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं। आज ये जो 5 बिग बॉसेस बैठ करके फैसला करते हैं, बतौर खास अगर आप देखिए सीरिया में कत्लेआम इसलिए जारी है कि रशिया का वीटो हो जाता है, चाइना का वीटो हो जाता है, और इजराइल की एट्रोसिटीज इसलिए कायम हो जाती हैं कि अमेरिका अकेला वीटो कर रहा होता है। तो ऐसी हालत में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस जिसे कहा जाता है कि जिसका क़याम का मकसद था कि टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर एंड टू रीफॉर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ये तमाम जो पर्पसेस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में या मंशूर में लिखे गए हैं वो खूबसूरत अल्फाज से ज़्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की जा रही है वो बहुत ही अहम है। जी, तंजीमी ढांचे में जो है वो तब्दीली बेहद ज़रूरी है, और लगातार इस बेहद अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर जो अपडेट है, तमाम तर तफसीलात पर हमारी नज़र बनी हुई है। अपने तीनों ख़ास मेहमानों का उनका इतना कीमती वक्त देने के लिए हम पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम मौजू पर आज हमने यहाँ पर बात की है। रोबिन सजदेव जी, आपका शुक्रिया। मुहिबुल हक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ तनवीर अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की खास पेशकश में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब। B1 100% आयुर्वेद